वेस्ट से रिसाइकल और रीयूज का बढ़ता ट्रेंड, पुराने कपड़ों को नई शक्ल देकर कैसे कमाए पैसे, प्री सीरीज ए फंडिंग की तरफ वेंचर फंड्स का झुकाव, ब्लूम वेंचर्स के आशीष फफाड़िया से खास बातचीत और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं हर्षदा सावंत, आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। वेस्ट मैनेजमेंट अब सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे देशों तक सीमित नहीं है, भारत में भी इसे प्राथमिकता मिल रही है। यहाँ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल और रीयूज करने का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। बिजनेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नोवोनूस के मुताबिक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट 2025 तक $13.62 बिलियन का होगा और इस मौके को कैच कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स। अपनी क्रिएटिविटी के दम पर कम से कम निवेश कर शुरू हुआ कॉर्नुकोपिया, जो फैब्रिक रिसाइकल के पुराने ट्रेंड को रिवाइव कर रहा है। कपड़े रिसाइकिल करने का ये चलन सालों से हमारे घर में है। हमारी मम्मी, दादी, नानी पुराने कपड़ों को बेड कवर या पिलो कवर बनाकर रीयूज करती आ रही हैं। पर इस आइडिया को बिजनेस में सिर्फ कुछ लोग ही कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और घर बैठे ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। ये है मनीषा और आयशा देसाई। इनके पास कला है पुराने कपड़ों को एक नई शक्ल देने की, जो अब इनके लिए एक बढ़िया बिजनेस आइडिया बन गया है। कॉर्नुकोपिया का सफर एक शौक से शुरू हुआ। फिटिंग या फैशन से बाहर होने पर कपड़े किसी के काम के नहीं रह जाते, लेकिन कपड़ों से लगाव रहता है। कपड़ों के शौकीन इस मुश्किल घड़ी से अक्सर गुजरते हैं। तो मनीषा देसाई ने इन्हीं पुराने लेकिन प्यारे कपड़ों को रजाई में ढालने की ठानी और इसे एक स्टार्टअप का रूप दिया। अपनी बहन आयशा देसाई के साथ मिलकर कॉर्नुकोपिया की शुरुआत पुराने कपड़ों के बेड कवर, पिलो कवर और रजाई बनाने से हुई। जनवरी 2017 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप पुरानी पीढ़ी की तरह कम से कम वेस्टेज करने, चीजों को रिसाइकिल और रीयूज करने के सिद्धांत पे काम करता है। कॉर्नुकोपिया का इंस्पिरेशन जो है वो पुरानी पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी का जो लाइफस्टाइल, जो जीने का उनका रिवाज था, वो इंस्पिरेशन है। जो एक चीज़ को पूरी एंड तक, एक प्रोडक्ट को लेके पूरी एंड तक जो यूज़ करते थे विदाउट थ्रोइंग इट अवे एट एन इंस्टेंट, वो इंस्पिरेशन था। तो हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े थे घर पे और वो बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यू के थे कपड़े, एंड वी डिडंट वांट टू थ्रो देम अवे एट ऑल। पर वो एकदम बैग्स में भरे हुए थे, ट्रंक्स में भरे हुए थे, सो वी हैड टू यूज दोज क्लोथ्स। सो तब हमें एक आइडिया आया कि व्हाई डोंट वी कन्वर्ट दोज क्लोथ्स इनटू समथिंग एल्स। जो पुराना ट्रेंड था हमारे दाना नानी दादा दादियों का, जो घर पे बैठ के धागों के साथ क्रोशे करते थे, पुराने धागों के साथ क्रोशे करते थे, या पुरानी साड़ी या रिसाइकिल करके दरिया बनाते थे, तो वो ट्रेंड हमें वापस लाना है। तो ट्रेंड सेटर्स, आई वुडंट कॉल अस नए ट्रेंड, लेकिन पुराने ट्रेंड को वापस लाना है एंड लोगों को सिखाना है कि दैट ओल्ड इज गोल्ड इज वेरी क्लीशेड, लेकिन जो पुराना है वो फेंका नहीं जाता, उनको रीयूज करना है। सो दैट्स द न्यू ट्रेंड एंड होपफुली हम वही ट्रेंड को लेटेस्ट बनाएंगे और लोगों के विचार बदलने की कोशिश करेंगे। अपने ग्राहकों से कपड़े इकट्ठा कर उन्हें अपनी वर्कशॉप में लाया जाता है। यहाँ पे डिजाइनिंग से लेकर स्टिचिंग का काम होता है और नए प्रोडक्ट को वापस ग्राहक को भेज दिया जाता है। कंपनी फिलहाल गुरुग्राम और पुणे के वर्कशॉप से काम करती है। दिल्ली, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम सेंटर से पुराने कपड़ों का कलेक्शन होता है। रिसाइकलिंग के इस कारोबार में निवेश काफी कम है और ये घर बैठे ही शुरू किया जा सकता है। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, हम बूटस्ट्रैप है। हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, हमने सोइंग मशीन्स खरीदे और जो भी थे, हम जो भी चीज़ें हमारे पास थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वही यूज़ किया है। हमारे दोनों वर्कशॉप्स में सारी चीज़ें अपसाइकल्ड या रिसाइकल्ड है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली का बहुत सपोर्ट है, जिनके भी पुराने चेयर्स, कुशन्स, पुराने सोइंग मशीन्स, हमने सब वो यूज़ किया है टू स्टे ट्रू टू आवर होल फिलोसफी ऑफ अपसाइकलिंग। सो देयर इज वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट हैज गॉन इनटू इट। Most of the cost has been of sewing machines and skilled labor. कॉर्नुकोपिया की सेल्स और मार्केटिंग उनके फेसबुक पेज से शुरू हुई। सोशल वर्क से जुड़े होने की वजह से मनीषा और आयशा का कॉन्टैक्ट नेटवर्क काफी बड़ा है और इसका फायदा इन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए किया। घर से शुरू हुआ ये स्टार्टअप आज महीने में 50 से 100 ऑर्डर्स प्रोसेस करता है।
ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनी अब फेसबुक पेज के अलावा वेबसाइट सेल पर फोकस कर रही है। कंपनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के साथ साथ रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी बेच रही है। जीरो वेस्ट के सिद्धांत पे काम करने वाला ये स्टार्टअप भविष्य में फैब्रिक के अलावा ग्लास और मेटल को भी रिसाइकिल करने के बारे में सोच रहा है। तो इन द फ्यूचर वी डेफिनेटली वांट टू मूव अवे फ्रॉम फैब्रिक। हम दूसरे मीडियम्स और दूसरे मटेरियल्स के साथ भी काम करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक फॉर श्योर, जैसे बैकपैक्स हो, पर्सेस हो, जो रीयूज कर सकते हैं सब्जियों के लिए। अभी भी लोग रीयूज, अगेन गोइंग बैक, जो हमारी पहले पीढ़ी के लोग काम करते थे, वो हमेशा खुद का बैग लेके मार्केट जाते थे। तो हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि लोगों की सोच बदले। तो ऑल ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक that are in the market right now, हम उसको कैसे better और more innovatively present कर सके, उसका definitely is part of the plan. ऐसे बिजनेस में भारी निवेश की जरूरत नहीं होती, इसीलिए कारोबार शुरू करना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन निवेश कहाँ और किस तरह करें, ये जांचना जरूरी है। पहला स्टेप ये होगा कि आप अपनी ऑडियंस को पूरी तरह से जाने पहचाने, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है वो अंडरस्टैंड करके, और मार्केट में क्या है और क्या नहीं है, एग्जिस्टिंग क्या है, ऑलरेडी क्या है मार्केट में, वो अंडरस्टैंड करें। और ऑल्सो टॉक टू जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, ये काम में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनसे जाके बातचीत करें कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स क्या है, क्या वर्क हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या चल नहीं रहा है। अपसाइक्लिंग के बिजनेस में द होल आइडिया इज कि ज़्यादा स्पेंड ना हो, जो भी आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है उसका जितना यूज़ कर सके वो यूज़ करे। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट है। हमारे प्रोडक्ट जो है, हम लोगों के पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हैं तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो है उसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, फिर उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। हमने जैसे फैब्रिक के साथ जब आप काम करते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग मोर, सोइंग मशीन खरीद लो, स्किल्ड लेबर को ट्रेन करो और यू हैव योर बिजनेस ऑफ द ग्राउंड। घर बैठे चीजें रिसाइकिल करने का ये बिजनेस आइडिया जोर पकड़ रहा है। इस बाजार में कई नए प्लेयर्स जैसे चिंदी, काशा और कंजर्व मौजूद हैं। इस तरह के स्टार्टअप एक नया बिजनेस मॉडल पेश करने के साथ साथ ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे चर्चा ब्लूम वेंचर्स की नई स्ट्रैटेजी पर। अब वो पैसा लगा रहे हैं प्री सीरीज ए राउंड में भी। ऐसा क्यों, ये जानिए हमारे साथ आगे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ब्लूम वेंचर्स देश का प्रमुख एंजल और सीड वेंचर फंड है जो भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करता है और साथ ही उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद भी करता है। ब्लूम ने अब तक हमेशा कंपनियों के शुरुआती दौर में ही निवेश किया है, लेकिन अब ये फंड प्री सीरीज ए पर भी ध्यान दे रहा है। क्या ये ब्लूम की अब तक की स्ट्रैटेजी में शिफ्ट है या फिर उनका नया फंड उन्हें इजाजत देता है कुछ बड़ी रकम निवेश करने के लिए? इसी पर और डिटेल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया। आशीष, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, सीड स्टेज, अर्ली स्टेज के लिए ब्लूम वेंचर्स जाना जाता है, लेकिन अब आप लोग फोकस कर रहे हैं वो प्री सीरीज ए राउंड पर। क्या वजह है? अगर आप रीसेंट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप उनके तरफ ध्यान दें तो आपको ये पता लगेगा कि जो ब्लूम का कोर स्ट्रैटेजी और सीड DNA है वो अभी भी बरकरार है। हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्री सीड राउंड्स जो होते थे, जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स और आइडिया लेवल पे जो कंपनीज होते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उसमें भी हमने किए हैं और काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो काफ़ी बढ़िया आइडियाज़ चेस कर रहे हैं एंड दे आर चेजिंग अ गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी। सो हम लोग ये सेकंड फंड जो कि बड़ा है पहले फंड के मुकाबले, तो वी आर इन अ पोजिशन टू एलोकेट 3, 4, 5 crores. Because of this, we are in a position to play those pre-A rounds where we are playing that with another VC या with the existing investors जो कि हमारे साथ और पैसे उसमें निवेश कर रहे हैं। तो ये एक टिपिकल केस है जहाँ पे कंपनी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं,
बट एक रनवे चाहते हैं ताकि वो आगे चल के अगले 1 साल के बाद या 6 महीने बाद एक बड़ा सा सीरीज ए कर सके। सो ये उन कंपनीज में पैसे जा रहे हैं जो कि प्री सीरीज ए के तौर पे हैं। ये स्ट्रैटेजी ड्रिफ्ट या एक अलग मार्केट की कोशिश नहीं है, इट्स ऑल अर्ली स्टेज, just that we are the larger fund allows us to travel a wider space. पिछले 1 साल या फिर उससे ज्यादा आप कह सकते हैं नॉर्मली एनवायरनमेंट में यही बातचीत चल रही है कि लोगों को आसानी से फंड्स नहीं मिल रहे, स्पेशली जो लोग सीरीज बी रेस करना चाहते हैं या फिर कभी कभी तो प्री सीरीज ए में भी दिक्कतें आ रही हैं। क्या उसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं कि तसल्ली से आप कंपनियों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं और फिर जो पसंद आ रहा है उसमें पैसा लगा रहे हैं? ए मार्केट शुरुआत से ही काफ़ी टाइट रहा है। देर आर ओनली सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट जो कि ए और बी राउंड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। कंपनीज जो कि एक नीश प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, दे आर चेजिंग अ ग्रेट आइडिया इन अ बिग मार्केट, उनके ए राउंड्स और फॉलो ऑन राउंड्स भी हो रहे हैं। Definitely there is a crunch and there has been participation from the larger hedge funds and all of that drying up, but वो A और B मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है। पहले जो हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट राउंड्स करते थे, वो अगर एक्सपैंड करके 5 6 7 करोड़ तक हम जाने की कोशिश करें तो यू सडनली बिकम रेलेवेंट टू कम इन टू दोज कंपनीज एज वेल, बिकॉज उनको जो रनवे चाहिए ग्रोथ के लिए आप वो दे सकते हैं। लेकिन मुझे आशीष बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप प्री सीरीज ए में इंटरेस्टेड है और वहां पर काफी अपॉर्चुनिटीज है और उसका फायदा आप उठाएंगे जरूर, किस तरह के आइडियाज को बैक करेंगे? क्योंकि अब तक ब्लूम ने जो भी पैसा लगाया है टेक बेस्ड फोकस रहा है। साथ ही साथ पिछली बारी जब मेरी बात हुई थी संजय नाथ के साथ, उन्होंने कहा था कि B2B एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है आप लोगों के लिए, तो क्या B2B को ज्यादा तवज्जो देगा? ऐसी स्थिति में जो पास्ट में आपने कंज्यूमर बिजनेसेस को इतना बैक किया है, वहां पर इस समय आइडियाज क्लिक नहीं कर रही हैं? हमारा जो सेकंड फंड है दैट कंटिन्यूज टू बी कंज्यूमर हैवी। पहले फंड में भी हमने काफ़ी सारे B2B इन्वेस्टमेंट्स किए थे और फंड 2 में वो बरकरार है। सो हमारे लिए B2B या एंटरप्राइज हमने कभी छोड़ा ही नहीं था। हाँ, इसका मिक्स चेंज हो सकता है। सो फर्स्ट फंड में जो कि क्लोज टू हाफ हुआ करता था, वो शायद क्लोज टू 1/3 हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर में स्लो डाउन है या उसमें आइडियाज मुश्किल हैं। आपने इनफैक्ट बीहाइव, आपका जो पहला 1 साल पहले का निवेश है, उसमें एक फॉलो ऑन फंडिंग भी इनिशिएट की है। इनफैक्ट आपने लीड किया है उस फंडिंग राउंड को। ये जो फंड रेज किए हैं बीहाइव ने, कंपनी कह रही है एक्सपेंशन पर जोर देगी, लेकिन क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं एक तरह से फंड्स का लश्कर तैयार करने के लिए, स्पेशली जब वी वर्क जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भारत में कदम रख रहे हैं और यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहते हैं? वी आर अ स्मॉल फंड, सो आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट हमारा जो फंड होगा वो एक लश्कर तैयार करने में नहीं इस्तेमाल हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे what is important for us after investing the first round is कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है और कंपनी किस तरीके का प्रॉमिस डिलीवर कर रहा है ऑन अ 12-month होराइजन। इन द केस ऑफ बीहाइव हमने ऑब्जर्व किया है कि जो पुराना जो उस वक्त उन्होंने हमें आइडिया प्रेजेंट किया था, इट्स ओनली होल्डिंग आउट बेटर एंड डीपर। द होल फोकस ऑफ बीहाइव इज टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस। The idea is not a cheap or economical, affordable office experience. The whole thing is about people who want a certain level of office experience, which can be in line with the best of corporates and best in class in India as well as globally. And they have been creative about how they have been working on the property alliances also. They are working with the builders and there has been fair bit of interest कि लोग बीहाइव को आके सपोर्ट कर रहे हैं कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए और अपना सेंटर रन कीजिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू दैट ग्रोथ एंड इंटरेस्ट इन द स्पेस। और ऑफिस गोअर्स मार्केट को अगर हम ब्रॉडर नज़रिए से देखें, जैसा मैंने पहले बताया, तो इट इज़ जस्ट नॉट अ 1 company और अ 2 company मार्केट। इट इज़ अ मच बिगर मार्केट वेयर यू कैन ईजिली हैव 2-3-4 प्लेयर्स सस्टेन कर सकते हैं इन एडिशन टू द कन्वेंशनल प्लेयर्स हु आर देयर इन द मार्केट। साथ ही एक और कंपनी जिसमें आपने हाल ही में पैसे डाले हैं वो है स्पिनी। इसका मॉडल कुछ अलग है, ये आपको क्यों पसंद आई? इट इज़ डेफिनेटली, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है। वो एक प्लेटफॉर्म मॉडल में शुरुआत हुई थी जहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बर्न एंड एक्सपेंडिचर वेंट थ्रू। द प्रोपोजिशन ये था कि
हम लोग कार टेस्ट करेंगे फ्रॉम अ स्पिनी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हम लोग कंज्यूमर को एक सुपीरियर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे विदाउट हैसल्स ऑफ डीलिंग विद इंटरमीडियरीज. सो यहाँ पे दे हैव स्टेप्ड अहेड एंड दे हैव गॉन फुल स्टैक. तो दैट इज अलाउिंग देम कि मार्जिन्स भी उसमें ज़्यादा हो सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एज ज़रूर रहेगा क्योंकि आपके लोकल डीलर्स और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से आप यू विल हैव टू रब योर शोल्डर्स. बट दैट सेड, बिकॉज आपने अपने बैकएंड में वो सर्विसेज लगा रखे हैं कि आप कार्स को खुद टेस्ट करके सर्टिफाई करके उसको मार्केट में ऑफर करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक बेटर ब्रांड बनने के लिए बहुत ईजी रहेगा. मैं आखिर में आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग अभी भी फंड्स रेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि मार्केट की रूमर्स पर ज्यादा जोर दें या फिर अपने बिजनेस आइडिया पर. तो आप क्या एडवाइस करेंगे इस समय अगर कोई फंड रेज के लिए आगे बढ़ रहा है, क्या चीजें ध्यान में रखें? सीड स्टेज में जैसे मैंने बताया उतना स्ट्रेस नहीं है, और जो प्री सीरीज ए की बात कही, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फंड 1 भी ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने किए थे थोड़े बहुत जो उस डायरेक्शन में जा रहे थे. सो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि एट एन अर्ली स्टेज आइडियाज आर डेफिनेटली कमिंग एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू फंड आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. लोकल पार्टिसिपेशन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बढ़ा है. व्हेन ऐसे लोकल पार्टिसिपेशन, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी सारे फंड्स आए हैं. कुछ फंड्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स हैं विच आर स्ट्रैडलिंग द एंटायर टेक स्पेस, जैसे कि ब्लूम. सो इंटरेस्ट की कमी नहीं है. आगे चल के ज़रूर कॉम्पिटिटिव एज एस्टैब्लिश करके ही आप चल पाएंगे. उस वजह से हम सारे स्टार्टअप्स को, चाहे पोर्टफोलियो में हो या हम बाकी मिल रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश करते हैं और पहले से ब्लूम कहता आया है कि फोकस ऑन योर यूनिट इकोनॉमिक्स, राइट. अगर आपने वो बिजनेस मॉडल आपने अगर उस तरीके से तैयार किया है कि ईच लेवल ऑफ फंडिंग के बाद यू आर एबल टू बी एट अ नियर ब्रेक इवन पॉइंट और पॉसिबली प्रॉफिटेबल मुश्किल है, बट रीचिंग अ नियर ब्रेक इवन, एस्टैब्लिशिंग द मेट्रिक्स एंड चेकिंग द बॉक्सेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो वो बर्न फिलॉसफी से अगर आप बाहर निकल के देखें और साउंड बिजनेस सेंस पे आप बिल्ड कीजिए तो थोड़ा आपका स्केल में वक्त लगेगा, but definitely you will be able to face the challenges of the crunch at a later stage of funding much better. शुक्रिया आशीष, प्लेजर स्पीकिंग टू यू. Thank you. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि इस हफ्ते कौन सी बड़ी खबरें थी जो छाई रही भारतीय स्टार्टअप जगत में. आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर, जो है हिंदी का सबसे पॉपुलर शो स्टार्टअप जगत पर बेस्ड. लेकिन देख लेते हैं कि इस हफ्ते वो कौन सी स्टार्टअप सुर्खियों में रही हैं जिन्होंने नए फंड रेज किए हैं और साथ ही साथ कमाल का बिजनेस स्केल भी किया है. मोबाइल पेमेंट्स फर्म FT कैश ने 500 स्टार्टअप्स IV कैप वेंचर से प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है. कंपनी ने इस फंड का इस्तेमाल पेमेंट्स और लोन कैटेगरीज के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनुअल ट्रांजैक्शन को 1,500 करोड़ तक बढ़ाने और मर्चेंट्स लोन के लिए करेगी. साथ ही कंपनी मुंबई, सूरत, जयपुर और पुणे में विस्तार करेगी. ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिप लोन ने $6,500 यानी करीब 4.2 करोड़ की प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है. कंपनी में ये निवेश वाटर ब्रिज वेंचर्स ने किया है. इसमें $5 लाख इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुई है और ये 1,50,000 डेट है. इस निवेश का इस्तेमाल कंपनी क्रेडिट स्कोरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए, सोर्सिंग, लेंडिंग, मॉनिटरिंग प्रोसेसेस के ऑटोमेशन और नए शहरों में विस्तार करने के लिए करेगी. healthbuds.in ने कोलकाता बेस्ड एंजल इन्वेस्टर अरुण पटोडिया और भरत केडिया से फंडिंग जुटाई है. स्टार्टअप इस फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर, प्लेटफॉर्म मजबूत करने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए करेगी. हेल्थबड्स एम्बुलेंसेज, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फार्मेसीज का सर्च और होम केयर जैसी सर्विसेज ऑफर करती है.
रूफपिक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और ब्रोकर रिव्यू प्लेटफॉर्म ने शॉपिस्ट को एक्वायर किया है। शॉपिस्ट पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस डील के बाद शॉपिस्ट के फाउंडर दिविज गोयल रूफपिक बोर्ड को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। शॉपिस्ट ऐप NLP टेक्नोलॉजी पर चलता है, जो कंज्यूमर्स को अपनी पसंद, पर्सनल प्रोफाइल और ट्रेंड्स के मुताबिक रेलेवेंट प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बेस्ड इस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का फायदा रियल एस्टेट स्पेस की कमियों को पूरा करने के लिए रूफपिक करेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में जरूर रहिए। आवाज एंटरप्रेन्योर का फेसबुक पेज हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट और सजेशंस पोस्ट कर सकते हैं। हमें ईमेल भी आप कीजिए ae@nw18.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।